चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने चालू कर दिया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस किए थे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट अपन ने जो पॉइंट देखा था वो ग्राफिकली समझे थे केमिकल इक्विलिब्रियम को, कि एक ग्राफ के हिसाब से आप केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का एक ग्राफ बनाया था और हमने देखा था कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि उनका अब कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, कांस्टेंट। अब ना ही रिएक्टेंट और कम हो रहे हैं, ना ही प्रोडक्ट और बढ़ रहे हैं, बट स्टिल द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। देखिए हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस होता है, रिएक्शन अभी भी चल रहा है, बट हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहे हैं, रिएक्टेंट्स कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, नीचे हिंट डालिएगा या सीधा एक लाइन लिख करके पॉइंट्स लिखना चालू कर लो। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर, some characteristics of chemical equilibrium are, some characteristics of chemical equilibrium are, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम आने के बाद उस रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम the concentration of each of the reactant and the products at equilibrium, the concentration of each of the reactants and products at equilibrium, the concentration of each of the reactants and the products becomes क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे? सुन रहे हो क्या पूछ रहा हूं मैं? इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है कि कांस्टेंट हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, बिकम्स कांस्टेंट। सेम भी हो सकता है बट नॉट ऑलवेज। हमने 3 ग्राफ बनाए थे ना, उसमें एक ही केस ऐसा था जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कंपेरेबल थी। अदरवाइज हो सकता है कुछ रिएक्शन स्टार्ट होते साथ इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले, और हो सकता है कुछ रिएक्शन बहुत देर बाद इक्विलिब्रियम अटेंड करे, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन चुका है, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम अटेंड किए हैं। ठीक है, ओके। तो बिकम्स कांस्टेंट, डन। चलिए सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट, at equilibrium, the rate of forward reaction, at equilibrium, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. The rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. मतलब हमने ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद दोनों तरफ के रिएक्शन रुक जाते हैं, हम तो इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि दोनों सेम स्पीड से चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोसेस इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, दैट इज इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, a chemical equilibrium can be established only if a chemical equilibrium can be established only if none of the product is allowed to escape. A chemical equilibrium can be established only if none of the products is allowed to escape out. A chemical equilibrium can be established, third point लिख रहे हैं अपन, a chemical equilibrium can be established only if none of the product is allowed to escape out or separate out, इसका क्या मीनिंग हुआ?
हाँ, पर कैसा क्यों? मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा, डिस्टर्ब तो बात की बात है, पर एस्टैब्लिश क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप रिवर्स वाले रिएक्शन की चीजें तो निकाल दे रहे हो, तो रिवर्स प्रोसेस कैसे होगा? आप ये बोल रहे हो ना कि इक्विलिब्रियम में आने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन सेम हो जाता है, बट आपने तो एक चीज को उड़ा दिया। प्रोडक्ट में जो दो चीज बनी, मान लो एक चीज गैस थी, वो उड़ गई, आपने क्लोज कंटेनर में करवाया नहीं रिएक्शन को, वो उड़ गई, वो उड़ जाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करके रिएक्टेंट वापस बनाएगी? मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा अगर आप एक को हटाते जाओगे तो। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, chemical equilibrium can be attained from chemical equilibrium can be attained from chemical equilibrium can be attained from either direction, either direction. Chemical equilibrium can be attained from either direction, that is forward or backward, that is forward or backward, that is forward or backward. मतलब इक्विलिब्रियम कहीं से भी स्टैब्लिश हो सकता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर होकर के भी सॉरी स्लोअर होकर के जा सकता है, या फिर बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर होकर वहां तक पहुंच सकता है। अल्टीमेटली हमें पता है ना, मैंने आपको बताया था, कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो मीट होंगे, जहां पर उनका रिएक्शन की स्पीड बराबर होगी, तो वो कहीं से भी हो सकती है, दोनों साइड में से कहीं से भी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, अ कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अ कैटलिस्ट does not alter the state of equilibrium. The catalyst does not alter the state of equilibrium. क्योंकि देखो कैटलिस्ट तो दोनों तरफ के लिए डाला हुआ है ना, आपने जो कैटलिस्ट डाला है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी डाला हुआ है, बैकवर्ड में भी वो काम आ रहा है, तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने वाला। हाँ, उससे ये जरूर हो सकता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए, क्योंकि हमको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है ना, चाहे तो बढ़वा सकते हैं, कम भी करवा सकते हैं। दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट। कोई रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है, आप चाहते हो कि थोड़ा धीरे हो, है ना, तो आप उसको स्लोमो कर सकते हो कैटलिस्ट डाल करके, समझ रहे हैं? तो कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हाइफन डाल के एक लाइन लिख लेना, द ओनली इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैटलिस्ट इज दैट, हाइफन डाल के लिखो इसमें, द ओनली इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैटलिस्ट इज दैट, the only effect of adding the catalyst is that the equilibrium is attained quickly. The equilibrium is attained quickly. The equilibrium is attained quickly. कैसे दृष्टि फिर से लेट, बीच में ठीक हो गए थे, फिर वापस ऐसे ही हो गए हो, बीच बीच में एक डोज देते रहना पड़ेगा ना, उसका इफेक्ट कुछ दिन तक रहेगा, फिर वापस वो भूल जाओगे, डांटे थे सर, फिर वापस ऐसे लेट आना चालू कर दोगे, ऐसा है क्या? मैं बीच बीच में डोज देते रहूंगा। ठीक है, पांचों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, इक्विलिब्रियम में आने के बाद रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, उनकी स्पीड सेम हो जाती है, उनमें कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता है, जबकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में मदद करता है, और हम दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये लॉ भी अपन 11th में पढ़ रहे हैं, बट 12th में आके बोलेंगे कि ये लॉ गलत है। ठीक है, जैसे अपन ने 9th का बोर मॉडल को 11th में आके बोल दिया गलत था, ठीक है, वैसे ही ये लॉ अभी अपन पढ़ रहे हैं, बट इसको जाके अपन 12th में बोल देंगे गलत था ये लॉ। ठीक है, चलो, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं क्या है ये। दिस लॉ स्टेट्स दैट the rate at which a substance react, the rate at which a substance react, the rate at which a substance reacts is proportional to the to its लिखना, दी मत लिखना, to its active mass. The rate at which a substance react
is proportional to its active mass. To its active mass, and hence the rate of a reaction is proportional to the product of active masses of all the reactants. Active masses of all the reactants. Active masses of all the reactants. इसको समझना, जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस बी गिव प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट मतलब स्पीड था, है ना, रेट अपन ने वर्ड लिखा है ना, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि स्पीड अपन फिजिक्स के लिए यूज करेंगे, यहाँ अपन रेट वर्ड यूज करेंगे ना, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, स्पीड अपन जनरली नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कि ए और बी का कंसंट्रेशन कितना है। मैंने बताया था शुरू में रिएक्शन फास्टर हो जाता है, बाद में रिएक्शन धीरे धीरे स्लोअर होने लगता है, क्योंकि ए बी को जल्दी मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि अब बीच बीच में प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं ना, तो अब ए को जल्दी से भी मिल नहीं पा रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन की क्या होती है, स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब आप ये समझिए कि अगर एक रिएक्शन हो सकता है कि उसका 90% कंप्लीशन 2 घंटे में हो रहा हो, और बचा हुआ 10% के लिए उसको 20 घंटे लग जा रहे हैं। और आप समझे कि कितना स्पीड स्लो हो गया। पहला 90% रिएक्शन करने में उसको मात्र 2 घंटे लगे, बचा हुआ 10% करने में 20 घंटे लग गए, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, उनकी स्पीड कम होती जा रही है। और यहां भी हमने वही लिखा है कि किसी भी वक्त में रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के, यानी कि उनके कंसंट्रेशन पे, कि उस वक्त का उनका कंसंट्रेशन कितना है। तो यहां पे तो 2 रिएक्टेंट है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ ए पे थोड़ा डिपेंड करेगा, बी पे भी तो डिपेंड करेगा ना। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल दी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ अ रिएक्टेंट। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे अब अपन, तो वही आपने लिखा है, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन लिखे ना, हेंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहां प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट्स नहीं है जो रिएक्टेंट बना रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन सब के एक्टिव मासेस का मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिएक्शन का रेट। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन से आप रिएक्शन शुरुआत करोगे, उतनी ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होगा, और फिर धीरे धीरे तो कम होना ही है उनको, क्योंकि ए और बी रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी और रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? तो ये तो चलो ऐसा रिएक्शन है जिसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसा होता है 2a + 3b गिव्स प्रोडक्ट्स, तो उस केस में आपका ए ही 2 बार है और बी 3 बार है, तो इस केस में अपना रेट क्या हो जाएगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2, क्योंकि आप a इंटू ए करोगे तो a स्क्वायर ही होगा ना। तो जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है अपन उसको क्या कर देते हैं, उसके पावर में चढ़ा देते हैं, इनटू बी का कंसंट्रेशन का पावर 3। ठीक है, आप इंडिविजुअल सबका ऐसे लिखोगे और फिर सबका प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको, तो a इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड b इंटू बी क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। तो सीधा एक बार में लिख दो, जो भी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर में चढ़ा देंगे। इन जनरल a प्लस bb गिव्स cc प्लस dd, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b। क्लियर है? अब जो गलत है वो बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी नहीं 12th में पढ़ना उसको, उसमें बस यही फर्क आ रहा है, लास्ट में आप बस यही करोगे कि ये जो ऊपर पावर अपन ले रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि हर बार उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, उससे कम भी हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट निकालने के बाद पता चला, एक्सपेरिमेंटली जब कर रहे थे ना रिएक्शंस को, तो वो सेम स्पीड नहीं आ रही थी जो अपन उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लगा करके रिएक्शन को करे, तो वो स्पीड अलग आ रही थी। कभी कभार सेम भी आ रही थी, जो पावर है वो सेम था, कई बार ऐसा भी था कि ये पावर इज मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। बस यही फर्क है लॉ में, बाकी पूरा लॉ सेम है कि इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो हम आज लिखेंगे, पर वहां आप लिखोगे रेज टू द पावर
है ना, अ नंबर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बस ये अंतर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन नहीं है ना ये उन्होंने लॉ दिया, बट जब एक्सपेरिमेंट करने गए हम तब ऐसा हो नहीं रहा था, समझ रहे हैं, इससे थोड़ा सा वेरिएशन आ रही थी, तो बोला गया कि ठीक है कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा, बट उनका पावर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए क्या, ठीक है, चलो लिखा नीचे एक लिख लो, कंसिडर अ रिएक्शन A plus B give products, consider a reaction A plus B give products, अच्छा अपन ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई नहीं है ना, वो हटा करके कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर देंगे अभी, ठीक है, कंसिडर रिएक्शन A plus B give product, देन नीचे लाइन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट एट विच ए रिएक्ट, इसकी जगह आप लिखोगे रेट एट विच ए रिएक्ट, रेट एट विच ए रिएक्ट, वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा ए लोगे ए का रिएक्शन उतना फास्टर होगा, पर अकेले ए तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, बी का कंसंट्रेशन भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, रेट एट विच ए रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट एट विच बी रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, डन। नेक्स्ट लाइन में अब दोनों का मिला करके रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे अपन, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, जहां पे लिखना के इज अ वेलोसिटी कांस्टेंट, के का यूनिट लिखनी है, के का नाम लिख लेना, के इज वेलोसिटी कांस्टेंट, के है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि अपन स्पीड की बात कर रहे हैं इसलिए उसका नाम दे दिया गया है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्लियर है ये, हाँ। अब एक रिएक्शन और लिखना, इन जनरल, इन जनरल फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन, ये ऊपर वाला लिख लो, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, आप इसकी जगह प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है वो तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए प्लस बी बी गिव प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल्स टू, रेट इज इक्वल्स टू नहीं, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, concentration of A to the power A and concentration of B to the power B, और फिर ये इक्वल टू लगा करके K को वापस लिख देना, A का पावर A एंड B का पावर B, रेट इज इक्वल्स टू, एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं इसके हिसाब से, जहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपन पावर में चढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो हमारा मॉडिफाइड स्टेटमेंट हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन का, लिखेंगे नीचे, thus law of mass action, thus law of mass action, thus law of mass action can be stated as follows, can be stated as follows, can be stated as follows, हाइफन डाल के लिखेंगे, the rate of a reaction is proportional to the rate of a reaction is proportional to the rate of a reaction is proportional to the product of the active masses of the reactants, product of the active masses of the reactants, product of the active masses of the reactants, each raised to the power, product of the active masses of the reactants, each raised to the power, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, equal to its stoichiometry, stoichiometric, stoichiometric coefficients, और ये कहां होते हैं हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, हमारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में,
है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जरूरी है, तभी आपको करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके मिलेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, as represented by the balanced chemical equation, as represented by the balanced chemical equation। ठीक है, ये हुआ आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। आपने ध्यान दिया, हमने दोनों रिएक्शन को इरिवर्सिबल लिखा है, आप देख पा रहे हो दोनों रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल, इसलिए अपन ने यहां पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करी है। अगर मैं इस सेम लॉ को, सुन रहे हैं, अगर मैं इस सेम लॉ को एक रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई कर दूं तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हेडिंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेम लॉ ऑफ मास एक्शन ही है, बट इट इज अप्लाइड टू दी रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट है ही, बट प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट है ना बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, यस और नो। ठीक है, तो इसमें लिखना इट इज नथिंग बट अप्लाइंग, इट इज नथिंग बट अप्लाइंग, it is nothing but applying law of mass action, it is nothing but applying law of mass action to a reversible reaction, to a reversible reaction, to a reversible reaction। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं रिवर्सिबल वाला, a प्लस बी गिव्स, अब इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, C प्लस डी। ठीक है, यहां दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं, फिर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते हैं। लिखे, तो चलो इसके लिए क्या होगा, अप्लाइंग अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू फॉरवर्ड रिएक्शन, टू फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इसको मैं RF नाम दे दूं क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चलेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अभी तो अपन ये वाला वन वाला लेके चल रहे हैं, बाद में उसको ए बी कर लेंगे। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है। प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए क्या करोगे, के एफ कर देते हैं इसको भी, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेम काम आप फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए करो, अप्लाइंग, करेंगे 3 स्टेप, करो जल्दी से। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन, यहां तक ले आना पूरा, आर बी इज इक्वल्स टू के बी सी इंटू डी। डन। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की एक कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी कि ये अटेन होने के बाद दोनों तरफ की स्पीड क्या हो जाती है, सेम, यानी कि नीचे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। जो अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखा है उसको इक्वेट कर दें, अरे वही तो रेट है ना, तो यहां हो जाएगा के एफ ए इंटू बी इंटू के बी सी इंटू
डी। डन। कांस्टेंट को एक साथ ले आओ, के एफ अपॉन के बी, और ये आपके कंसंट्रेशन टर्म्स को इधर ले आओ। ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी तो कांस्टेंट ही है ना, क्या बोलते हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है ना सबकी। तो C इंटू डी अपॉन A इंटू बी। ठीक है, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट को कांस्टेंट ही बोलेंगे। 5/2 2.5 होता है, 2.5 भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों का कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट नाम देते हैं के सी, एंड ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम दे देना, के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी, यहां पे सी का मतलब ना कंसंट्रेशन है, ठीक है, कांस्टेंट मत समझना। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने जो रेशियोज लिए हैं वो किसका किसका रेशियो है? कंसंट्रेशन का रेशियो है। ऊपर किसके रेशियोज आए हैं? प्रोडक्ट के, और नीचे किसके हैं? रिएक्टेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है हमने इस चैप्टर की जान है, ये समझ रहे हो? केसी जाने मतलब इसको नहीं आता मतलब चैप्टर नहीं आता आपको, ठीक है? या यू बोल लो, ये चैप्टर का नमक है, नमक के बिना। ठीक है, तो केसी इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सबका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर देना, समझे क्या? एक प्रोडक्ट चीज के बारे में बात कर रहा हूं और एक प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूं ना। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करना है और नीचे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करना है, ठीक है? और इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं, जहां पे मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इंक्लूड कर देता हूं, इन जनरल ए ए प्लस बी बी इक्विलिब्रियम विथ सी सी प्लस डी डी। तो इसके लिए केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, concentration of d to the power d upon concentration of a to the power a into concentration of b to the power b। ये हमारा केसी का वैल्यू। अब इसी को अपन लॉ के फॉर्म में स्टेटमेंट लिख देते हैं, वही हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है? तो कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। डन। चलो स्टेटमेंट लिखना नीचे। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेटेड एज, the law of equilibrium can be stated as, law of equilibrium can be stated as, हाइफन डाल के लिखो, the product of molar concentration of the products, the product of, ये कौन सा प्रोडक्ट है? मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट है ना। the product of molar concentrations, मोलर कंसंट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जितने भी कंसंट्रेशन लिखे ये सब क्या मोलारिटी है, क्या है? मोलारिटी, यानी कि मोल पर लीटर्स, ठीक है? इसलिए मोलर कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, comma, each raised to the power, each raised to the power, each raised to the power equal to their stoichiometric coefficient, equal to its, लिखना, equal to its stoichiometric coefficient, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, ये तो ऊपर की बात होगी न्यूमरेटर की, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ, अब कंटिन्यूएशन में पूरा लाइन लिखो ना रिएक्टेंट के लिए। जैसे ऊपर प्रोडक्ट के लिए लाइन लिखी आपने, नीचे रिएक्टेंट के लिए लिखोगे क्या? लिखो जल्दी से। द प्रोडक्ट ऑफ दी, क्या आएगा अगला वर्ड? हाँ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी, आगे ईच रेस टू इट्स, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, coefficient तक आके रुकना, फिर से डिवाइडेड मत लिख देना फ्लो में। divided by the product of the molar concentrations of the reactants, each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient। हो गया यहां तक?
अपन अभी तक क्या क्या बात की, अपन यही तो लिखे है ना, ये राइट साइड पूरा लिख दिया हमने। द प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of the products each raised to the power their stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentrations of the reactants each raised to the power their stoichiometric coefficient। और ये क्या है, किसके बराबर है, ये इस कांस्टेंट लिख लो, इस कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट and is called equilibrium constant and is called equilibrium constant and is called equilibrium constant। देखो जनरली के से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मैंने केसी बस इसलिए लगाया क्योंकि अपन एक और अभी पढ़ने वाले हैं केपी। केसी कंसंट्रेशन के लिए है और केपी प्रेशर के लिए होगा। जैसे वक्त के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सुन रहे हो, जैसे वक्त के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से वक्त के साथ रिएक्टेंट के कारण प्रेशर कम होगा और प्रोडक्ट के कारण प्रेशर बढ़ेगा। मान लीजिए आप ऐसे कोई रिएक्शन करें जिसमें सब गैस इन्वॉल्व है, N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों साइड गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी क्या है, एक गैस है, राइट। तो अगर यहाँ पे आप इनका कंसंट्रेशन देखोगे तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी आप के का वैल्यू लिख सकते हो। क्या हो जाएगा के का वैल्यू, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का पावर 2 होगा क्योंकि उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का पावर 3, ये होगा। पर इनका प्रेशर भी होता है, हमको पता है गैस के तो प्रेशर भी होते हैं, भले आपके सॉलिड का अपन बोलते हैं कि इट इज इनकम्प्रेसिबल, बट गैस का तो होता है प्रेशर। तो गैस का यहां जो प्रेशर होगा उसको अपन नाम दे सकते हैं P ऑफ N2, P ऑफ H2 एंड P ऑफ अमोनिया। जिस भी कंटेनर में ये प्रोसेस हो रहा होगा वहां पे हाइड्रोजन भी है, वहां पे नाइट्रोजन भी है, वहां पे अमोनिया भी बन रहा है और तीनों ही गैस इस वेसल में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको मेजर करने के लिए यहाँ पे आप एक मैनोमीटर लगा सकते हो। जैसे अपन ने उस दिन वेपर प्रेशर निकाला था, आपको याद होगा, वेपर प्रेशर पढ़े थे ना, तो वहां पे वेपर के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे इन तीनों गैस के कारण प्रेशर क्रिएट होगा। और हमें पता है कि वक्त के साथ इनका कंसंट्रेशन कम होने लगता है तो इनके कारण प्रेशर भी कम होने लगेगा, और वक्त के साथ इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इनके कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जो चीज आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हो ना, वही चीज को आप प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। एम आई क्लियर? बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर्स आ जाएंगे कि इनिशियली जब आपने रिएक्टेंट लिया था तो उसका प्रेशर 5 atm था। कितना था? 5 atm। अब तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं ना, तो उनके कारण प्रेशर भी कम होगा। अरे पहले 10 मॉलिक्यूल थे, 10 लोग हिट कर रहे थे, अब 10 में से 5 रिएक्ट कर गए तो 5 ही लोग हिट करेंगे ना, तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा। तो अब घट के वो हो गया 2 atm फॉर एग्जाम्पल। तो प्रेशर 5 से 2 हुआ और जो गैस बन रही थी उसका पहले प्रेशर 0 था क्योंकि वो बनी नहीं थी, अब वो बन रही है तो उसके कारण भी प्रेशर क्रिएट होना चालू हो गया, उसके कारण हो गया 3 atm। तो प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है ना, जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वक्त के साथ घट रही है तो प्रेशर भी तो रिएक्टेंट का वक्त के साथ घटेगा। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की वक्त के साथ बढ़ रही है तो प्रेशर भी तो उनके कारण वक्त के साथ बढ़ेगा। तो हम सेम चीज को प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसको केपी बोल देंगे। बट यहां पे जो कंसंट्रेशन अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का मैंने आपको मीनिंग उस दिन बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट इटसेल्फ मींस कंसंट्रेशन ऑफ, और उसके बाद क्या बोलना है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। इन द सेम वे आप अपन उसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? पी से, प्रेशर्स। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखिए, फॉर गैस फेज रिएक्शंस। क्या हो गया दृष्टि, बहुत हंस रहे हो कब से, क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना? कुछ है तो हमको ही बताओ, हम लोग मुस्कुराएंगे। फिजिक्स कॉपी में केमिस्ट्री हो रहा है तो हंसी आ रही है? अच्छा चलो, फॉर गैस फेज रिएक्शंस, फॉर गैस फेज रिएक्शन, फेज बोले तो FACE वाला फेज नहीं ना, PHASE है ना, फेस नहीं बोला मैंने, फेज बोला। तो द प्रोडक्ट क्या लिखे, फॉर गैस फेज रिएक्शंस, हाइफन डाल के लिखो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, can be expressed
either in the terms of concentrations, either in the terms of concentrations in mole per liter, कंसंट्रेशन लेंगे तो मोल पर लीटर में आएंगे सारी वैल्यूज, either in the terms of concentrations in moles per liter or in terms of partial pressures, partial मतलब क्या होता है, एकदम हाफ, एक पार्ट भी तो बोल सकते हैं ना, जरूर तो ना पार्शियल मतलब आधा ही होगा, हाफ मतलब बोलता तो आधा बोलते समझ में आता, क्वार्टर भी तो एक पार्ट है ना, है ना, 3/4 भी तो एक पार्ट है, तो पार्शियल मतलब अ पार्ट, यानी कि आधा बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, क्या लिखे, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। देखो पार्शियल प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं, नाम क्यों दे दिया हमने, प्रेशर की जगह पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों लगाया, वो बस इसलिए क्योंकि देखो इस पूरे कंटेनर का प्रेशर आपको यहां दिख जाएगा, जितना मर्क्यूरी ऊपर राइज हो रहा होगा उतना आप रीडिंग देख के बता दोगे कि इस पूरे कंटेनर में टोटल प्रेशर लेट्स से 760 mmHg लग रहा होगा फॉर एग्जांपल, राइट। बट क्या वो ये अकेले नाइट्रोजन का है क्या, या क्या वो अकेला हाइड्रोजन का है, या क्या वो अकेला अमोनिया का है, नहीं ना, तीनों ने मिलकर के ये प्रेशर क्रिएट किया है, तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर को आप क्या बोलोगे, पार्शियल प्रेशर्स, उनके इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलोगे, कंप्लीट प्रेशर को आप प्रेशर बोलो ना, टोटल प्रेशर बोलो, बट इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, तीनों ने कंट्रीब्यूट करके ये प्रेशर क्रिएट किया है। तो आप अकेले सिर्फ इसी का प्रेशर नहीं बोल सकते, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन या प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसलिए उनको क्या वर्ड दे दिया गया, पार्शियल प्रेशर्स। हाँ आप ये बोल सकते हो कि सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू दी टोटल प्रेशर, सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू देयर टोटल प्रेशर। ये एक लॉ होता है हमारा, डाल्टन्स का लॉ है ये, जिसमें अपन यही करते हैं कि अगर एक बीकर के अंदर 2-3 गैसेस हैं, टोटल प्रेशर तो आपको बाहर दिख जाएगा, बट उनके इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, विच इज दी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, उनका टोटल प्रेशर आ जाएगा, यही लॉ है ना, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ, ठीक है। चलो, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब समझ में आ गया ना, क्यों पार्शियल वर्ड हमने यूज किया, क्योंकि वो प्रेशर उसका अकेले का नहीं है, उसका एक पार्ट है उसमें, बस 760 mm में इसका कुछ पार्ट है, इसका कुछ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट इसका है, ठीक है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ क्या लिखे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट्स, फुल स्टॉप। इफ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, if expressed in terms of partial pressures, if expressed in terms of partial pressures, equilibrium constant is denoted by, if expressed in terms of partial pressures, equilibrium constant is denoted by, क्या लिखेंगे, denoted by, हाँ क्या बोले, क्या बोले, कुछ तो बोले, PO2, अच्छा, KP क्या बोलेंगे, अरे जैसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में करोगे तो केसी बोलोगे, प्रेशर के टर्म्स में करोगे तो केपी, ठीक है, डिनोटेड बाय केपी, ठीक है। तो इसका भी एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, अगर ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, और मान लो सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसेस हैं, तो केपी को क्या लिख सकते हैं अपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, प्रोडक्ट हमेशा ऊपर ही रहेगा, है ना, into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। ये हो गया हमारा KP। हम सिर्फ K भी लिख सकते थे, पर KC KP लिखने का कारण बस ये है क्योंकि K का अगर आपने कंसंट्रेशन बोल दिया तो फिर KP अलग से बोलना पड़ेगा, इसलिए दोनों को ही अलग अलग कर दिया, KC KP अलग, ठीक है। KC इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस, KP इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स, ठीक है।
चलिए इन दोनों का रिलेशनशिप निकालते हैं, डालने नेक्स्ट सब हेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, relationship between Kc and Kp. Consider a general reaction AA plus BB gives, और चेंज करते हैं XX plus YY, ठीक है, C और D भी कर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए इसके लिए पहले आप Kp का इक्वेशन लिखिए, Kc क्या, पहले Kc का, Kc is equals to x to the power x, y to the power y, a to the power a एंड b टू दी पावर b। इसको अपन ना ये ब्रैकेट की जगह कंसंट्रेशन के लिए c वर्ड यूज कर लेते हैं, c x टू दी पावर x, c y टू दी पावर y, c a टू दी पावर a एंड c b टू दी पावर b, c फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है, इन मोल्स पर लीटर। नीचे लिखना वेयर cx cy ca cb, वेयर cx cy ca cb are the concentration of reactants and products, उनके मोलर कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है। ऐसी केपी भी लिख लो इसके लिए, केपी इज इक्वल्स टू पी एक्स टू द पावर एक्स, पी वाई टू द पावर वाई, पी ए टू द पावर ए एंड पी बी टू द पावर बी। केपी भी लिख लीजिए, इनके बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं। देखना कैपिटल बी स्मॉल बी में अंतर है ना, मतलब कैपिटल बी तो रिएक्टेंट का नाम है और स्मॉल बी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो केसी के बी का वैल्यू लिखे अपन, अब रिलेशनशिप निकालते हैं, नीचे लिखेंगे। डन, यहां तक हो गया सबका, नीचे लिखना इफ द गैसेस आर सपोज टू बी आइडियल, if the gases are supposed to be ideal, if the gases are supposed to be ideal, then we can apply ideal gas equation, then we can apply ideal gas equation। क्या था, याद है किसी को? हाँ, PV is equals to nRT, PV is equals to nRT, जहां पे आप P को निकालने के लिए क्या करोगे, N by V RT, P की जगह आप लिख सकते हो N by V को मैंने नीचे ले आया। ये N by V क्या होता है, व्हाट इज N by V? N क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या है, वॉल्यूम, मोल पर लीटर, यही तो है कंसंट्रेशन। मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था, याद करो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in लीटर, ये होता था हमारा मोलैरिटी का मतलब, तभी तो मोल पर लीटर आया है। तो ये आपका हो गया एन यानी नंबर ऑफ मोल्स एंड वी यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो सी से, तो नीचे लिख लेना सी आर टी, पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लेंगे एन बाय वी आपकी मोलैरिटी होती है, एन बाय वी इज मोलैरिटी कंसंट्रेशन C, ठीक है। इन जनरल अपन कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। P इज इक्वल्स टू CRT। इसके अलावा अपन और क्या क्या टर्म पढ़े, मोलैरिटी पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं, दे कैन आल्सो बी यूज एज अ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, पर अपन ने मोलैरिटी को लिया है, ओके। CRT, चलो तो अपन चारों को इस फॉर्म में लिखते हैं। PA क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी PA, TART, व्हाट विल बी PB, TBRT, PX CXRT एंड PY क्या हो जाएगा, CYRT। लेट्स पुट दिस वैल्यू इन KP इक्वेशन। KP के इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, PA PB PX एंड PY, पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ KP। तो KP क्या हो जाएगा, CXRT का पावर X इंटू CYRT का पावर Y। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये PX PY की जगह मैंने ये पुट कर दिया CXRT CYRT, एंड सेम P और PA और PB की जगह भी CART का पावर A एंड
CBRT का पावर B। सही है। अब यहां सब में आपको RT 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 कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर में से आप RT का पावर X प्लस वाई लिख सकते हो क्या, और नीचे आप RT का पावर A प्लस बी लिख सकते हो क्या। थोड़ा लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करेंगे मैथ्स का, कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, राइट। क्लियर है। बचा क्या वहां पर, CX CY का पावर XY, CA CB का पावर AB, और ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, हाँ KC। अरे KC होगा ना भाई, कंसंट्रेशन है तो, इतना सारा CC लिखा उसके बाद भी KP बोल रहा है, ये KC है ना। अरे देखो ना, तो लिखा है KC। और इसको RT, अच्छा बेस सेम है तो पावर्स आपके माइनस हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं अपन, अभी तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऐड हुए थे, अब डिवाइड करें तो RT के ऊपर X प्लस वाई माइनस A प्लस बी लिख दूं क्या, चलेगा। और ये क्या, इसको मैं KC लिख दूं, चलेगा। अरे हाँ है ना। तो फाइनली KP इज इक्वल्स टू RT का पावर डेल N, जहां पे डेल N का मतलब क्या है, ये ऐसा टाइप का अपन डेल्टा mg देखे ना पहले भी, कि जितने भी गैसियस प्रोडक्ट है उनका नंबर ऑफ मोल माइनस जितने भी गैसियस, पहले पहले प्रोडक्ट बाद में रिएक्टेंट, इनका माइनस कर देंगे तो डेल एन का वैल्यू आ जाएगा, डेल एन, और ये हो जाएगा आपका केसी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ऐसे ही अपन ने पीछे रिलेशनशिप निकाला है किसका, क्यूवी क्यूपी, उसमें आया था ये, क्यूपी क्यूवी के रिलेशनशिप में आया था। फिर सीपी सीवी का रिलेशनशिप निकाले थे थर्मोडायनेमिक्स में। अब एक और आ गया केपी केसी। पहले था क्यूपी क्यूसी, टी नहीं सॉरी वी, वहां पे कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम करते थे ना अपन। फिर सीपीसीवी, और अब केपी केसी। ठीक है, तीनों में ही अपन ने एन का यूज किया है। ठीक है, तो डेल्टा एन समझ गया ना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आप इसके ऐड करोगे एक्स प्लस वाई, और माइनस कर दोगे ए प्लस बी के साथ। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये डेल्टा एन का वैल्यू कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये वाला रिएक्शन बताऊं, अमोनिया वाला, अमोनिया का रिएक्शन क्या था, H2 प्लस N2 गिव्स यू NH3, यहां 2 आता है, यहां पर 3 आता है, बताओ इसका डेल एन का वैल्यू क्या आएगा। अरे इसको भी करना पड़ेगा क्या पेन से, माइनस टू ना, 2 - 4, क्या कर रहे थे, इसको लिख के देख रहे थे क्या, ये 2 है ना, और तो कोई गैसियस प्रोडक्ट है नहीं, माइनस ये क्या हो जाएगा 3 + 1, तो 2 - 4 कितना हो गया, -2। समझ गए क्या। तो मैंने वही बता रहा था आपको कि डेल एन का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। एक और समझना, H2 + I2 गिव्स यू 2HI, बैलेंस इक्वेशन, सब गैसेस है अभी भी, सिर्फ गैसेस को ही लेना है, सॉलिड और लिक्विड और एक्वा सब छोड़ देना है ना। इसके लिए डेल एन का वैल्यू 0, 2 - 2, 2 - 1 + 1 is 2, तो 2 - 2 will be 0, और डेल एन का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है। तो तीनों केसेस पॉसिबल है डेल एन का वैल्यू के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं केसी केपी के रिलेशनशिप का ही, लिखना क्वेश्चन एक, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम 2NOCl gaseous equilibrium with 2NO gaseous plus Cl2 gaseous. The value of Kc is, the value of Kc is, the value of Kc is 3.75, 3.75 into 10 to the power -6, 3.75 into 10 to the power -6 at 1069 Kelvin, at 1069 Kelvin. Calculate Kp, calculate Kp, calculate Kp for the reaction at this temperature.
आर की 0.0831, 0.0, वहां अपन 8.314 ले रहे थे, याद है? थर्मोडायनेमिक्स में हमने आर का वैल्यू क्या लिया था? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे थोड़ा ना यूनिट चेंज होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर वेशर भी लेके आ रहे हैं ना। यहाँ प्रेशर कोई यूनिट नहीं है, देखो आर के में जूल आपका एनर्जी का यूनिट है, कि आपका टेम्परेचर का यूनिट हो जाएगा, और मोल तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। देयर इज नथिंग फॉर प्रेशर। तो के आर का एक नया वैल्यू लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिखना आर इज इक्वल टू 0.0831, इसका यूनिट लिख लोगे लीटर बार पर केल्विन पर मोल। तो अपन इस चैप्टर में आर का यही वैल्यू यूज करेंगे। इसके पहले एनर्जी वाला चैप्टर था, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी थी, तो जूल पर केल्विन पर मोल वाला यूनिट यूज कर रहे थे। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, यहां ये यूज करेंगे, ठीक है? तो रिलेशनशिप आपको पता है, केसी केपी का पीछे अपन ने लिखा है, केपी इज इक्वल्स टू आरटी टू द पावर डेल एन इंटू केसी। केसी आपको दिया हुआ है, आर आपको मैंने बता दिया है, टी दिया हुआ है, डेल एन आप निकाल सकते हो। व्हाट विल बी डेल एन? डेल एन कितना आ रहा है? 1, क्योंकि यहां पर आपके 2 और 1 कुछ नहीं तो 1 है ना वहां पर, तो 2 + 1 3, 3 - 2 1, तो डेल एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। डेल एन विल बी 1। तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए सबकी वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर ऑफ केपी। जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके? कैलकुलेटर से भी गलत कर रहा है। -6 ही आ रहा है, -4 नहीं है। अब तो आएगा ना। (3.33 × 10⁻⁴). ठीक, ठीक है, एक हैंड डाल के छोड़ देना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।